नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपका स्वागत करता हूं आज के इस पाठ में। आज के पाठ का विषय है आदिकालीन लौकिक धारा के कवि अमीर खुसरो और विद्यापति। आदिकाल की लौकिक धारा के मुख्य कवि हैं अमीर खुसरो और विद्यापति। अमीर खुसरो ने हिंदवी में और विद्यापति ने लोक भाषा मैथिली और अवहट में रचनाएं की। ये आदिकाल की सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य धाराओं से हटकर लोक में साहित्य की रचना कर रहे थे। ये वो कवि हैं जिन्होंने बाद के हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। यह छंद हिंदी के अमर कवि अमीर खुसरो का है और यह उन्होंने बोला था अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर दिल्ली में सन 1325 ईस्वी में। इसको पढ़कर बेहोश हो गए थे और इसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो की ज़िंदगी और साहित्य के बारे में जानना एक अद्भुत अनुभव से गुजरना है। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में सन 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो अभी बच्चे ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और खुसरो के नाना अमादुल मालिक ने खुसरो का पालन पोषण किया। चूँकि अमादुल मालिक का संबंध तत्कालीन राज दरबार से था, इसलिए खुसरो भी दरबारों से जुड़ गए। तत्कालीन कई राजाओं के दरबार में रहे। अमीर खुसरो हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में रहे, दिल्ली, मुल्तान, इलाहाबाद, बंगाल, दौलताबाद आदि। उनकी रचनाओं में इन इलाकों की संस्कृति के दर्शन होते हैं। अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख कृतियां हैं किरान उल सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, तूफ़ा तुस सिगर, वाकिया नाकिया, तुगलकनामा, नुहे सिपहर, मुकरियाँ। खुसरो ने लगभग हर प्रकार की कविता लिखी जिसमें गज़ल, मसनवी, कता, रुबाई आदि शामिल हैं। अमीर खुसरो के बारे में नामवर सिंह ने लिखा है कि खुसरो ने अपनी किशोरावस्था के दीवान तुरुफ्तो सिगर में अपनी मिलनसार तबीयत का ब्यौरा देते हुए लिखा है, खाना खाने का वक्त छोड़कर मैं कभी चुप नहीं रहता। जो भी मिलता है उससे बातें करता हूँ, गंवारों से बतियाता हूँ और बच्चों को प्यार करता हूँ। उनमें मुझे सच्चे इंसानों के गुण मिलते हैं। मैं हिंदुस्तान के सीधे, सच्चे, पवित्र और स्वाभिमानी आम लोगों को प्यार करता हूँ, बल्कि पूजता हूँ, और यही मेरा शगल है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि खुश रहने के लिए सीधे सादे लोग काफ़ी हैं। अगर मेरे पास कभी कोई बगीचा होता तो उसमें फूलों, कुंजों और चश्मों के लिए कोई जगह न होती। मैं तो सिर्फ इतनी जगह चाहता हूँ जहाँ मैं खुलकर घूम फिर सकूँ और आम इंसानी फूलों से गुफ्तगू कर सकूँ। ये मासूम, शर्मीले, उत्फुल्ल और फरिश्तों के ऐसे मिजाज वाले लोग सही मायने में हमारे वतन के बेला चमेली हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ ऐसे ही लोगों की भीड़ मुझे घेर लेती है। मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके साथ हंसता हूँ, गाता हूँ और मज़े उड़ाता हूँ। अमीर खुसरो के साहित्य में लोक जीवन और प्रेम के दर्शन होते हैं। उन्होंने कव्वाली, गीत, दो सुखने, पहेलियाँ और मुकेरियाँ आदि छंदों में रचनाएं की। उनके गीत ग्रामीण जनजीवन को अभिव्यक्त करते हैं। आज भी लोक जीवन में अमीर खुसरो के अनेक गीत प्रचलित हैं। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दियो परदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैयाँ, जित हाँके हंक जय हैं, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश।
अमीर खुसरो को अपने देश से प्रेम था। नुहे सिपहर में भारतीय पक्षियों का वर्णन करते हुए कहा कि मैना के समान अरब और ईरान में कोई पक्षी नहीं है। भारतीय मोर की भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। उनकी रचनाओं में अनेक स्थानों पर भारतीय ज्ञान, दर्शन, अतिथि सत्कार, फूलों, वृक्षों, रीति रिवाजों तथा सौंदर्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा मिलती है। अमीर खुसरो की रचनाओं में अपने देश के प्रति गहरा लगाव परिलक्षित होता है। अमीर खुसरो को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व था। मसनवी नुहे सिपहर में हिंदुस्तान का संकेत करते हुए कहते हैं, हस्तो मरा मोलिदो मावा वतन, यही मेरा जन्म स्थान, यही मेरी मातृभूमि है। खुसरो ने लिखा है कि संभव है कोई मुझसे पूछे कि भारत के प्रति मैं इतनी श्रद्धा क्यों रखता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि केवल इसलिए कि भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा अपना देश है। भाषा के बारे में अमीर खुसरो का कहना था कि एकता और आत्मीयता को स्थापित करने का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण साधन भाषा है। इसलिए खुसरो ने जनभाषा में रचनाएं की। अमीर खुसरो को जनसाधारण की भाषा से अत्यधिक लगाव था। अमीर खुसरो ने अपने बेटे को नसीहत देते हुए कहा कि मैं हिंद को ही अपना मुल्क मानता हूँ और यहाँ के आम लोगों की ज़ुबान को ही अपनी ज़ुबान। अगर हम तुर्कों को हिंद में रहना है तो सदा के लिए यहीं बसना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ के लोगों के दिलों में बसना होगा। और दिलों में बसने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है इनकी ज़बान में इनसे बात करना, इनके दिल की बात को शायरी में बांधना, तभी बंध पाएंगे हम इनसे। तुर्कों को हिंदवी ज़बान सिखाने के ख्याल से ही मैंने खालिक बारी नाम की किताब लिखी है। यूँ भी हिंदवी ज़बान किसी भी तरह से अरबी फ़ारसी के मुकाबले हल्की या कमज़ोर नहीं। सन 1318 के आसपास लिखे गए अपने प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य नुहे सिपहर यानी नो आकाश में खुसरो ने भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की शिनाख्त की, उन सबको हिंदी से जोड़कर दिखाया। सिंधी ओ लाहौरी ओ कश्मीरी ओ गर, धर समंदरी तिलगी ओ गुज़र, माबरी ओ गोरी ओ बंगाल ओ अवध, दिल्ली ओ पैराम कस अंदर हमाहद, ई हमा हिंदवीअस्त जी अयाम कुहन, आमा बकारास्त बहर गुना सुखन। यानी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, तमिल, असमिया, बंगला, अवधी, दिल्ली और उसके आसपास जहाँ तक उसकी सीमा है, इन सब को प्राचीन काल से हिंदवी नाम से जाना जाता है। बहरहाल अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। खुसरो के इस छंद को भारत के पहले अनौपचारिक भाषा सर्वेक्षण का दर्जा दिया जा सकता है। खुसरो ने हिंदवी की फ़ारसी और तुर्की से भी तुलना करते हुए हिंदवी को मिठास की भाषा कहा। इस बात गुत हिंद बहुज्जत की राज हस्त, बर पारसी और तुर्की अज अल्फाज खुशगवार। फ़ारसी और तुर्की की तुलना में हिंदवी अपने मधुर शब्दों के कारण अधिक लोकप्रिय है। खुसरो ने जनसाधारण की भाषा को महत्व दिया। अपनी खालिक बारी रचना में अरबी, फ़ारसी और हिंदी भाषा की त्रिवेणी को प्रवाहित किया। खालिक बारी एक तरह का कोश है। खालिक बारी में अरबी के 237, तुर्की के 2, फ़ारसी के 482 तथा हिंदी के 575 शब्द हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे हिंदी भाषा को कितना चाहते थे। हिंदवी, जो बाद में हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुई, वे जनसाधारण की भाषा में विचार व्यक्त करके अधिक प्रसन्न होते थे। उनका कहना था कि हिंदवी में अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। वे कहते थे कि चूमन तूतीय हिंदम अर्रास्त पुरसी, जेमन हिंदवी पुरुष ते
नग्ज गोयम, मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ। मुझसे मीठा बोलना चाहो तो मुझसे हिंदवी में पूछो, जिससे मैं भली भांति बात कर सकूं। तुर्क हिंदुस्तानम मन हिंदवी गोयम जवाब, शक्र मिश्री नदारम कज अरब गोयम सुखन। मैं एक भारतीय तुर्क हूँ और आपको हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। मेरे अंदर मिश्री शक्कर नहीं है कि मैं अरबी में बात करूँ। खुसरो प्रसिद्ध सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनकी कविता में सूफियाना फक्कड़पन व आध्यात्मिक प्रेम के भी दर्शन होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा रूपी पति ईश्वर से मिलन और उसके दर्शन करती है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। मेरे अच्छे निज़ाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। जरा बोलो निज़ाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। इस काल में संस्कृतियों के संगम से भाषा और संगीत कला की जो उन्नति हुई, उसमें अमीर खुसरो का विशेष योगदान है। अमीर खुसरो का जीवन और रचनाएं सांप्रदायिक सद्भाव व सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल हैं। भारतीय और ईरानी संगीत को मिलाकर संगीत को बुलंदी तक पहुंचाने में अमीर खुसरो का विशेष योगदान है। ईरानी 12 स्वरों के आधार पर राग वर्गीकरण की पद्धति अमीर खुसरो से ही शुरू हुई। भारतीय संगीत का अभिन्न हिस्सा बन चुके ख्याल और तराना अमीर खुसरो की देन है। खुसरो ने बरवा राग में लय की रीति आरंभ की, सितार वादन, कव्वाली आदि का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने अपने पुत्र ग्यास को 3 नसीहतें दी। इन तीनों नसीहतों को देखकर हिंदू और मुसलमान की निकटता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जनभाषा में साहित्य रचना और जनजीवन को साहित्य की विषय वस्तु बनाने के संबंध में स्पष्ट तौर पर कहा, ग्यास बेटे, मैंने तो हिंद की खाक को अपनी आँखों का सूरमा बना लिया है, इसलिए तुम्हें सबसे पहली नसीहत यही देना चाहता हूँ कि तू भी हिंद को ही अपना सब कुछ समझना। दूसरी नसीहत यह है कि क्योंकि तू भी शायरी करने लगा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हिंदवी में ही शायरी करना। तीसरी नसीहत यह है कि अपनी शायरी का कोई भी हिस्सा शाहों की खुशामद में बर्बाद मत करना, जैसे कि मैंने किया। मैं चाहता हूँ कि तू हिंद के आम लोगों में घुल मिलकर उनकी रूहों की आवाज़ सुन और फिर उस आवाज़ को अपनी शायरी की रूह बना ले। अमीर खुसरो की रचनाओं की एक बानगी आप यहाँ देख सकते हैं। अमीर खुसरो रचित सैकड़ों बूझ और बिनबूझ पहेलियाँ, मुकरियाँ जनजीवन का हिस्सा बन गई। बूझ पहेलियों में पहेली का उत्तर पहेली में ही छिपा होता है। बिनबूझ पहेलियों में उत्तर पहेली में नहीं होता। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसके नाम जो पूछो, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यूँ कहें, अपने नाम न बोली, यानी निबोरी। बूझ पहेली, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, यानी नाखून। अनबूझ पहेली, बूझ पहेली खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, यानी फूट। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, यानी आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल सूख सांप मर जाए, यानी दिया और बाती। दो सुख ने, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। मुकरियाँ, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागें वाके बोल, का सखी साजन ना सकी ढोल। ढकोसला,
खीर बनाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भयो एक रंग। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से, नैना मिलाई के, बात अगम कह दीनी रे मोह से, नैना मिलाई के। प्रेम भटीका मधवा पिलाए के, मतवाली कर लीनी रे मोह से, नैना मिलाए के। गोरी गोरी बैयाँ हरी हरी चूड़ियाँ, बैयाँ पकड़ कर लीनी रे मोह से, नैना मिलाई के। बल बल जाऊँ मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोह से, नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहाग कीनी रे मोह से, नैना मिलाए के। बात अजब कह दीनी रे मोह से, नैना मिलाए के। मोहम्मद इकराम खान अवध के प्रख्यात संगीतकार ने अपनी पुस्तक मुदुनुल मौसीकी में लिखा, अमीर खुसरो की फारसी और हिंदी के रागों पर इतनी गहरी पकड़ थी कि युग का नायक कहा जा सकता है। उसने पखावज की जगह ढोलक को आविष्कार किया, बीन की जगह सितार का, धुरु, रहवा, मत्था, छिंद, प्रसंद, ध्रुपद सामान्य तौर पर प्रयोग होते हैं। उसने 6 नए तरीके खोजे, कूल, कलवना, नक्श, गुल, तराना और ख्याल। अमीर खुसरो ने संगीत की विधाएं खोजी, सावनी, फरोदस्त, पश्तो, कवाली आदि। अमीर खुसरो आदिकाल में हिंदी के अनुपम कवि हैं, जिनका भारतीय साहित्य और संगीत को बहुमुखी योगदान है। उनके रचे गीत लोक के रग रग में बसे हैं। अमीर खुसरो पर चर्चा के बाद हम जानेंगे विद्यापति के जीवन और साहित्य के बारे में। विद्यापति को कहा जाता है मिथिला की कोयल। सक्क बाणी बहुवर्ण भावई, पाऊ रस को मम न पावई, दैसल बैना सब जन मिठा, तै तैसन जप्पो अनभट्टा। अर्थात संस्कृत भाषा बुद्धिमानों को ही भाती है, प्राकृत में रस का मर्म नहीं मिलता। देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं अवहट में काव्य लिखता हूँ। ये शब्द हैं मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति के। विद्यापति का जन्म आधुनिक बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्पी गांव में 14वीं शताब्दी में हुआ। विद्यापति के जन्म और मृत्यु की तिथियों के बारे में पक्की जानकारी नहीं है। विद्यापति ने तत्कालीन ओइनवार राजवंश के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह, शिव सिंह राजाओं के संरक्षण में जीवन व्यतीत किया और साहित्य सृजन किया। राजाओं के शासनकाल और विद्यापति की रचनाओं में अंकित सूचनाओं के आधार पर सन 1350 से 1360 के बीच उनका जन्म और सन 1438 से 1448 के बीच उनका निधन माना जाता है। उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर तथा माँ का नाम गंगा देवी था। विद्यापति मैथिली, संस्कृत और अवहट के ज्ञाता थे। तीनों भाषाओं में उनकी रचनाएं मिलती हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विभागसार, भूपरिक्रमा, गोरक्ष विजय, पुरुष परीक्षा, मणिमंजरी, लिखनावली, गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने अपनी रचनाएं भिन्न भिन्न विधाओं में लिखी हैं। संस्कृत की रचनाएं उनकी विद्वत्ता को दर्शाती हैं, लेकिन उनके संवेदनशील रचनाकार के हृदय के दर्शन मैथिली में होते हैं। जनभाषा मैथिली में रचित राधा व कृष्ण के प्रेम प्रसंग के पद ही विद्यापति की अक्षय कीर्ति का आधार हैं। मौखिक परंपरा में विद्यापति के पद पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन पदों को लोक जीवन के विभिन्न रीति रिवाजों के अवसरों पर सुना जा सकता है। विवाह, सोहर, जन्म मरण आदि के अवसर पर इन पदों के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली के संबंध में लिखा है कि विद्यापति एक अजीब कवि हो गए हैं।
राजा की गगनचुंबी अट्टालिका से लेकर गरीबों की टूटी हुई फूस की झोंपड़ी तक में उनके पदों का आदर है। भूतनाथ के मंदिर और कोहबर घर में इनके पदों का समान रूप से आदर है। विद्यापति की काव्य प्रतिभा, अनुभूति की सूक्ष्मता और संवेदना की गहनता का परिचय लोक भाषा में रचित पदावली से प्राप्त होता है। विद्यापति की पदावली में प्रेम विषयक और भक्ति विषयक पदों की प्रधानता है। इनके पदों में भक्ति और प्रेम गड्डमगड्ड हो गए हैं। कहीं भक्ति पर प्रेम हावी है तो कहीं प्रेम पर भक्ति। यही कारण है कि कृष्ण भक्त विद्यापति रचित राधा कृष्ण के प्रेम विषयक गीतों को भक्ति के रूप में गाते हैं। पदों की गेयता और संगीतात्मकता ने भी विद्यापति की लोकप्रियता में वृद्धि की है। विद्यापति के भक्तिपरक पदों में ना तो परंपरागत भक्ति के मतों को पुष्ट करने वाले सिद्धांत हैं और न ही उनके प्रेम गीत भोगवाद तक गए हैं। विद्यापति के गीतों की भावभूमि शुद्ध भक्ति और विशुद्ध श्रृंगारिकता के बीच में स्थित है। विद्यापति का संबंध राज दरबार से था, लेकिन उनके पद राजसी संस्कृति के संवाहक नहीं हैं, बल्कि उनमें लोक हृदय का कूजन है। लोक जीवन को इतनी जीवंतता से वही रचनाकार चित्रित कर सकता है जिसका उससे गहरा ताल्लुक हो। कहा जाता है कि अपने मित्र व संरक्षक राजा शिव सिंह के देहांत के बाद विद्यापति ने श्रृंगार प्रधान पदों की रचना नहीं की। शिव सिंह का देहांत सन 1405 ईस्वी के करीब हुआ था। विद्यापति के भक्ति विषयक पदों में शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदायों से संबंधित प्रतीक प्रयोग हुए हैं, जिस कारण इन मतों की दूरी कम हुई है। इसलिए विद्यापति को वैष्णव और शैव मतों के बीच सेतु भी कहा जाता है। राधा कृष्ण के संयोग वियोग के चित्रण के साथ साथ गंगा और शिव की स्तुतियाँ भी विद्यापति के पदों की विषय वस्तु है। विद्यापति रचित शरीर के सौंदर्य के चित्रण के कारण अश्लीलता का आरोप लगाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उनका विद्यापति कामोत्तेजक दृश्यों को चित्रित नहीं करते। लोक जीवन के अनुभव ही उनके पदों के विषय हैं। सपने देखल हरी, गेलाहूँ पुलकें पुरी, जागल कुसुम सरासन रे, ताही अवसर गोर नींद भांगिल मोरी, मन ही मिलन भेल वासन रे, की सखी पोलह सुतली जग ओलह, सपनेहु संग छड़ ओलह रे। बिरही नायिका सोई हुई है, स्वप्न में अपने प्रिय यानी कृष्ण से मिलकर पुलकित है। अंग अंग में कामदेव जाग उठा है। ऐसे ही मौके पर राधा की सखी उसे जगा देती है। वह सखी को उल्हाना देती है कि तुमने मुझे सपने में ही अपने प्रिय से मन भर के मिलने नहीं दिया, मेरा सुख छीनकर तुम्हें क्या मिला। विद्यापति के पद लोक भाषा मैथिली में रचित हैं और इसमें संस्कृत, अभ्रंश, नेपाली, बंगाली, उड़िया, असमिया, मगही, भोजपुरी व ब्रज के शब्दों का भी सहज ही प्रयोग हुआ है। विद्यापति को अपनी भाषा पर नाज था। कीर्तिलता में अपनी भाषा के बारे में कहा कि बालचंद बिजाही भाषा, दुहि नहीं लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोई, ई निश्चय नार मन मोई। अर्थात बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा दोनों ही दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। वह देवता के रूप में शिव के सिर पर सोता है और यह निश्चयपूर्वक नागरों का मन मोहती है। वे उपहास से परे हैं। विद्यापति की काव्य प्रतिभा ने समकालीन साहित्य के भाव और शिल्प पक्षों पर प्रभाव डाला। विशेष तौर पर राधा कृष्ण प्रेम विषयक काव्य का सृजन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रवृत्ति काव्य धारा में भी विद्यापति की परंपरा का निर्वाह हुआ। उड़ीसा, असम, बंगाल से लेकर नेपाल तक के साहित्य पर
विद्यापति के गीतों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विद्यापति के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। शिव की आराधना के पश्चात गणपति ठाकुर को पुत्र प्राप्ति, विद्यापति की कविता से प्रसन्न होकर शिव सिंह को दिल्ली के राजा से मुक्त करवाने तथा गंगा नदी का विद्यापति के पास पहुँचने आदि अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कवि के जीवन के साथ किंवदंतियों का जुड़ना लोक में उसके प्रति श्रद्धा की भावना व उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली के संबंध में लिखा है कि विद्यापति की पदावली अपना खास स्वरूप, अपना खास रंग ढंग रखती है। वह कहीं भी रहे, आप भी उसे कितने ही कविताओं में छिपा कर रखिए, वह स्वयं चिल्ला उठेगी, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरव को चीरती हुई कोयल की काकली आकाश पाताल को रस प्लावित करती, अलग से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली भी अपना परिचय आप देती है। सैसव जोबन दुह मिल गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल, वचनक चातुर्य लहु लहु हास, धरणीय चांद कयल प्रगास, मुकुर हाथ लय करह सिंगार, सखी पूछे कैसे सुरत बिहार, निर्जन उरज हेरई कतबेरी, बिहुसय अपन पयोधर हेरी, पहल बदर संपुन नव रंग, दिने दिने मदन अगोरल अंग, माधव देखल अपूरब बाला, सैसब जोबन दुह एक भेला। विद्यापति कहतु अगे आनी, दुह एक जोग इह कह सयानी, हम जुबती पति गेलाह विदेश, लग नहीं बसै पढ़हु से उल्लेस, सासु ननंद किछुआओ नाही जान, आँख रतौंधी सुने न कान, जागह पथिक जह जन भोर, रात अंधार गाम चोर, सपनेहु भाउर न दे कोटबार, पौलेहु लोते न करिय विचार, निरप एथि काहु करथि नहीं साथ, पुरख महत सब हमर सजात। विद्यापति कवि एह रस गाव, उकुति भाव जनाव। आदिकाल हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काल है। इस काल में हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। आदिकाल के साहित्य को धार्मिक मतों, राज दरबारों ने प्रभावित किया तो लोक के स्वर भी सुनाई देते हैं। बाद के हिंदी साहित्य में जिन प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा और प्रमुखता पाई, वे इस काल में दिखाई देने लगी थी। आज के पाठ में इतना ही। आज हमने पढ़ा अमीर खुसरो और विद्यापति की कविता के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनका जो प्रवृत्ति साहित्य पे प्रभाव पड़ा उनके बारे में। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।